Class 9th Science, Chapter number 5, The Fundamental Unit of Life. The Fundamental Unit of Life. In 1665, the Robert Hooke scientist examined thin cork slice through microscope, and it looks like honeycomb consisting of many little compartments. हुआ यूँ था कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, जिसकी हेल्प से उन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस ली, एक पतली सी स्लाइस ली और उसका एग्जामिन किया। उन्होंने ये पाया कि उस स्लाइस के अंदर छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट है और वो स्लाइस और उन कंपार्टमेंटों को उन्होंने नाम दिया सेल, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने लिविंग थिंग्स हैं वो उन सब की जो इकाई कह सकते हैं या बेसिक यूनिट कह सकते हैं वो सेल होती है। और ये लिटिल रूम कैसे दिखते थे, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते को अगर आपने देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं, तो उन्होंने कहा ये कंपार्टमेंट की तरह ही दिख रहे थे और इसको नाम दिया उन्होंने सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हियर इज अ डायग्राम। On the left side, here is a diagram of cork slice. Now, here you can see easily on left side, it is the macroscopic diagram of cell, and on the right side, it is the self-made microscope. By the help of this microscope, he see the cork slice, and after seeing the cork slice, he looks like that. Now, types of organisms. There are two types of organisms. First is unicellular and second is multicellular. The unicellular organisms, it is a single cell organisms. All functions performed by the single cell and the life is very short. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो या हम कह सकते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सब सिंगल सेल होते हैं और उनकी जो इकाई होती है, जीवन इकाई होती है, वो सब कुछ उस सिंगल सेल पर डिपेंड करता है। इसलिए वो लाइफ भी बहुत छोटी होती है, उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम, वायरस, फंगस, एल्गी, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे अंदर है मसल्स सेल हैं, बोन सेल है, ब्लड सेल्स हैं, स्पर्म है, नर्व सेल है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो उनका अपना अलग अलग वर्क होता है और जिस कारण जो लाइफ होती है ऑर्गेनिजम्स की वो लंबी होती है, जैसे कि ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स। नाउ व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। जिस सेल की यहाँ बात हो रही है वो सेल किन तीन कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। जो थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं अब सेल के वो है, पहला सेल मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। बेसिक डायग्राम देखें अगर आप, तो बेसिक डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये है बेसिक डायग्राम। ये एक सेल है और जो इसकी आउटर लेयर है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो ये वाइट कलर आपको जो आउटर लेयर जो दिख रही है आपको, ये बाकी जो ब्लैंक स्पेस, इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। हियर इज अ डायग्राम ऑल्सो। जो ब्राउन कलर की आपको वॉल दिख रही है ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको। इसके अंदर जो ये लिक्विड वाइट कलर का लिक्विड दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म, और बाकी सब जो दिख रहे हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये है न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग्स। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन और फैट के सिंथेसाइज से होता है। और ये जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक प्रीमेबल की तरह वर्क करती है। प्रीमेबल क्या होता है?
प्रीमेबल लाइक अगर जैसे आप चाय पीते होंगे या कोई भी चीज़ छान के पीते हैं तो चाय क्या होता है, चाय की पत्ती जब चाय को छाना जाता है तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय छन के ग्लास में आ जाती है। उसी तरह ये भी एक पारदर्शी झिल्ली की तरह काम करती है, जो कि जो मिनरल्स की सेल को आवश्यकता होती है, नीड होती है, उन्हीं को अलाउ करती है और बाकी चीज़ों को सेल से बाहर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर कर देती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, ये टूटती रहती है और फिर से बनती रहती है। जो प्रीमेबल वर्क है वो किस टाइप का वर्क होता है, यहाँ पर दो टाइप के इसके फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन है डिफ्यूज़न और सेकंड फंक्शन है ऑस्मोसिस। जब ये सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंस को अलाउ करती है फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन, मीन्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन, लाइक फैट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब्सटेंस को अलाउ करती है, उनका मूवमेंट अलाउ करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Here are three types of solution on the basis of concentration. First is hypertonic solution, second is isotonic solution, and third is hypotonic solution. The hypertonic solution means less solution, means concentration of solution outside the cell is less than inside the cell. अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कोई सेल्स डाल दें, फॉर एग्जांपल एग भी अपने आप में एक सेल होता है, अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एग डालेंगे तो एग जो है वो सिकुड़ जाएगा, बिकॉज एग के अंदर का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बाहर के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लेवल से ज़्यादा है। इस कारण क्या होगा, वो अपने अंदर का वाटर लूज करेगा और वो श्रिंक हो जाएगा। ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड गेट श्रिंक। Second is isotonic solution, means in this solution the concentration level of egg cell and solution is equal. So equal concentration outside and inside the cell. Due to this cell gain equal amount of water which is loosed. Third is hypotonic solution. Concentration of solution outside the cell is more than inside the cell. Due to this cell gain water, cell swells up and may be burst. मीन्स जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा होता है कि जो सेल होता है वो कंसंट्रेशन लेवल को बेयर नहीं कर पाता है और स्वेल अप होने के कारण फट जाता है। नाउ द टर्न ऑफ व्हाट इज सेल वॉल। एज वी नो दैट सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ प्लांट सेल, सो इट मीन्स दे आर absent in animal cell. It is rigid, strong, porous and non-living structure, so it found in plant cells. Okay, it is made up of cellulose. So very important, cell wall किससे बनती है, cell wall cellulose से मिलके बनती है। और cell wall जो होती है वो टू सेल्स, अगर किसी भी टू सेल्स की सेल वॉल को जोड़ना हो तो कोई, अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे, दो सेल्स की सेल वॉलों को जोड़ने के लिए एक तीसरी वॉल होती है या लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम लेमेली। लेमेली क्या होती है, डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा सेल वॉल का। ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल में ये है प्राइमरी लेयर, दिस इज प्राइमरी लेयर, इट इज़ सेकेंडरी लेयर एंड दिस लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। जो अंदर की आपको लेयर दिख रही है ये, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो मैंने जैसे हमने पीछे पढ़ा कि दो सेल वॉलों को जोड़ने में जो तीसरी लेयर वर्क करती है दैट इज कॉल्ड प्रीमेबल लेयर। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रीमेबल लेयर। सो जिसमें मिडिल लेमेल लिखा है वो है आपकी लेमेली, जो कि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ सेल वॉल। So what are the functions of cell wall? First function, it provide definite shape to the cell. ये सेल को एक डेफिनेट शेप देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, और इट इज़ प्रीमेबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ये एक पारदर्शी झिल्ली की तरह वर्क करता है जो कि सब्सटेंस, जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको ही अलाउ करता है, और इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ what is nucleus? Nucleus is also called headquarter of the cell.
इट इज़ डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटी। एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब आपके सेल के हेडक्वार्टर यानी न्यूक्लियस से ही डायरेक्टेड होती है। इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं यानी कि हम लोग, अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स हेयर न्यूक्लियस इज absent। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस absent होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें बहुत से छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, विच रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन और आउट, जिनके थ्रू मटेरियल्स अंदर बाहर जाते रहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए आप सबने डायग्राम में देखा होगा, हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, डीएनए स्ट्रक्चर एक थ्रेड की तरह होता है। ओके, एक थ्रेड की तरह होता है डीएनए स्ट्रक्चर। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कैसा होता है डीएनए। ये ऐसे कुछ बना होता है, अब ये कुछ ऐसे बना होता है, ये कुछ इस टाइप का डीएनए स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो भी जिनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है, मतलब फादर से लेके उनकी पूरी जनरेशन का, नेक्स्ट जनरेशन का, उससे पिछली जनरेशन के बारे में हम क्रोमोसोम्स से पता लगा सकते हैं। सो नाउ हेयर इज अ डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। इट इज अ टोटल कंप्लीट डायग्राम ऑफ एनी सेल। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। हेयर इज अ साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे सेल्स और ऑर्गन्स फ्लोटिंग कर रहे हैं। बीच में जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है वो एक न्यूक्लियस है, और उसके आउटर जो लेयर है उसको वो है उसकी मेम्ब्रेन, मीन्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? Cells are two types. First is prokaryotic and second is eukaryotic. यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, यानी हम उनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल्स को, और वो जिनमें पाए जाते हैं हम उनको भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो पहले ही बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन पाया नहीं जाता है। न्यूक्लियर रीजन के चारों का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सो न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। इनमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, लाइक बैक्टीरिया, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड, यूकैरियोटिक सेल्स, ये साइज में बड़े होते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ हेयर इज अ डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया का एक डायग्राम बना रखा है, 3D डायग्राम है। यहाँ पर देखिए आप, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस और सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के बाहर से आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लिक्विड है, ये ब्लू कलर का, ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सेल्स ऑर्गेनल्स। अब इसके अंदर कौन कौन से सेल्स ऑर्गन्स है? इसके अंदर राइबोसोम्स है, प्लाज्मिड है, पिली है, और इनके बाहर क्या है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। इसका शेप कैसा है, कैप्सूल शेप है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर से सेल वॉल है ये, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए है और सिंगल क्रोमोसोम। सो हियर इट इज अ डायग्राम ऑफ 3D डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। Now it is the 3D diagram of eukaryotic cells which found in animals, humans and trees. सब कुछ वही है, सेम वही है। गोल्गी अपार्टस दिखाई दे रहा है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। सो इट इज अ 3D डायग्राम। Now what is cytoplasm? The liquid part of the cell in which all the cell organelles floating, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोटिंग करते हैं, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर कंपोनेंट्स होता है उसको बोलते हैं साइटोसॉल। साइटोसॉल बोलते हैं उसको। साइटोसॉल द एक्वस कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। Now it is a diagram of cytoplasm. So अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स में,
All the living things made up of cells because cell is the basic unit of life. Here are the parts of cell organelles. Here are the parts of cells which called cell organelles. First is endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, plastids, lysosomes and vacuoles. Here is a diagram. सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। अब इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको हम SER कहते हैं, दूसरा सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको हम बोलते हैं RER। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का क्या वर्क होता है? ये ट्यूबल से मिलकर बने होते हैं जिनका वर्क होता है फैट मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टेरॉइड्स की, लिपिड्स की, और इनमें राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या होंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसको। बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो वेसल से मिलकर बने होते हैं जिनका काम होता है प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, ओके, और इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम: ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेंटर हेडक्वार्टर ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये बायोकेमिकल, जितनी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में स्पेस प्रोवाइड करवाता है ताकि कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी दूसरे के साथ मिक्सअप ना होने पाए। फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज करता है और पॉइजनस प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में या सेल से बाहर निकालने में मदद करता है। सेकंड है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या होता है? लिपिड्स और प्रोटीन का सिंथेसाइज तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, बट जब प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसाइज होने के बाद उसकी पैकिंग होती है गोल्गी apparatus में, यानी इसका काम पैकिंग करना होता है। ये क्या करता है? मटेरियल्स पैकिंग करके मटेरियल्स को इनसाइड आउटसाइड सेल के अंदर बाहर करता है। मैंने अंदर बना, फिर इसने क्या करा, सेल से बाहर भेज दिया पैक कर कर बॉडी के, यानी ताकि वो ब्लड में घुल जाए और ब्लड से बॉडी के अलग अलग सेल्स तक चले जाए। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लाइमा। तो जिस लाइमा की बात हो रही है जो कि एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती है, वो भी गोल्गी apparatus में ही बनती है। लाइसोसोम्स, जिनको आप बोलते हैं सुसाइड बैग, दे आर वेरी टाइनी लाइक ग्रेनुअल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम होने के कारण ये खुद की ही सेल्स को खा जाते हैं। जो भी सेल्स मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, इनको खा के फिर से रीजेनरेट करते हैं, नई सेल्स का रीयूनिटेट करते हैं। दीज आर बाउंडेड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन। फंक्शन ये होता है, डाइजेशन का फंक्शन होता है और वेस्ट डिस्पोजल को ख़त्म करते हैं। ये इनका वर्क, हमने यही मेन वर्क होता है, डाइजेशन का ही इनका मेन वर्क होता है। ये है आपका लाइसोसोम का एक 3D स्ट्रक्चर जिसके आउटर लेयर एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पे लिपिड लेयर है। जो आपको ब्लू डॉट दिखाई दे रहे हैं वो है प्रोटीन्स, जिनका जो इनके चारों ओर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं का डाइजेशन करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ सेल। इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो जनरेट करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका जो शेप होता है वो एक रॉड की शेप के जैसा होता है और ये साइटोप्लाज्म में मिलता है, हमने जैसा कि डायग्राम में देखा। ये केवल और केवल यूकैरियोटिक यानी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और इनर मेम्ब्रेन में आपका फोल्डेड जो अंदर की फोल्ड होती है और उसको बोलते हैं क्रिस्टी। इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ द फंक्शन, मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का है और वो एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट्स मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसका खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड्स,
देखिए ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये केवल प्लांट सेल में मिलता है। अगर आपने देखा होगा कुछ पेड़ों का रंग अलग होता है, मतलब कुछ पेड़ कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं। तो ये सब कलर जो आता है वो सेल ऑर्गेनल्स है जिसका नाम है प्लास्टिड्स। तो इसके 3 टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिसके कारण पेड़ों की पत्तियों का रंग सफ़ेद होता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट जिसके कारण पेड़ों का रंग लाल और या भूरा होता है, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और वेरी यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। गॉट इट? नाउ द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम सब जानते हैं, जब पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जिन मटेरियल्स में मिलता है जैसे स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेनुअल्स, तो इस फॉर्म में ये पेड़ों में रहता है। क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो भोजन तैयार होता है वो प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में रहता है और उसी में ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लास्टिड्स। इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम्स, थाइकॉइड, स्ट्रोमा, लाइमा आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ द टन ऑफ वैक्यूल्स, टाइनी होल होते हैं, ब्लैंक स्पेस जिसको बोलते हैं। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और बहुत छोटे होते हैं। इनके अंदर एक खाली मतलब गैप टाइप का होता है, कह सकते हैं कि जैसे साइटोप्लाज्म अगर आप देखेंगे, साइटोप्लाज्म अगर ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ये भी छोटा सा ग्रेनुअल्स होता है, ब्लैंक स्पेस टाइप का होता है, खाली स्थान होता है जिसके अंदर वाटर कंटेन होता है, अमीनो एसिड, शुगर और भी टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये बहुत स्मॉल होता है साइज़ में, एनिमल सेल्स में पाया जाता है और प्लांट सेल्स में बहुत ही बड़े लार्ज एरिया में पाया जाता है। सो ये था आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसमें हमने पढ़ा सेल्स के बारे में, सेल की खोज कैसे हुई थी, सेल के मेन 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन किया, उनके डायग्राम को समझा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।